दोस्तों ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर लोग फाइनेंशियल जो प्लानिंग करते हैं उसमें पे ज्यादातर कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ मिस्टेक कर देते हैं। जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी वेल्थ बनती है, तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि जब पैसा ज्यादा कमाएंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी ज्यादा वेल्थ बनती है। लेकिन रियलिटी यह नहीं है। वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती है। वेल्थ अगर आप सोचते हैं कि इनकम से बनती है तो ऐसा गलत सोचते हैं आप। बल्कि सेविंग हैबिट, सेविंग करने की जो हमारी आदत होती है, साथ में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस डिसिप्लिन देने से ही हमारी वेल्थ बन सकती है। तो जो लोग ये गलतफहमी पाल के बैठे हुए थे कि जो वेल्थ बनती है वो ज्यादा इनकम करने से बनती है, आप गलत हैं। वेल्थ किससे बनती है? आपकी सेविंग की स्किल, आप कितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से कितना सुरक्षित रख रहे हैं, कितना पैसा बचा रहे हैं। साथ में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, साथ में टाइम देना पड़ता है और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारी एक अच्छी खासी वेल्थ, एक अच्छा खासा कॉर्पस बन पाता है। भारत में आज भी ज्यादातर लोग अपनी सेविंग को, जो अपनी सेविंग होती है ना, उसको फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर या सेविंग अकाउंट या फिर ट्रेडिशनल स्कीम्स में रखना ज्यादा सेफ मानते हैं कि भैया यहां पर हमारा पैसा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। बट यहां पे आपको सुरक्षित तो रहेगा पैसा, लेकिन यहां पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ सेफ्टी से वेल्थ क्रिएट हो सकती है? अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं तो सिर्फ सेफ्टी करने से आप क्या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? जी नहीं। मान लीजिए आपके 5 लाख एफडी में इन्वेस्ट किए और आपको 6% एनुअल रिटर्न मिल रहा है। आपने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जो भी आपके पास फंड है, आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया एफडी के अंदर और 6% की आपको इंटरेस्ट मिल रही है। तो एक साल में आपको 6,000 रुपए फायदा मिला। सॉरी, 1 लाख में 6,000 रुपए आएंगे, 5 से 30,000 रुपए हो गए, 6-5-30। 5 साल बाद आपका पैसा बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा आपका पैसा। लेकिन जब आप इन्फ्लेशन और टैक्स को एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल में जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एफडी पे आपको 5 साल के बाद में टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, और साथ में इन्फ्लेशन भी लगेगी। यानी कि जो हमें इंटरेस्ट मिलेगी आफ्टर, जो हमारा फंड मिलेगा आफ्टर 5 ईयर एफडी के अंदर, तो वहां पर उसकी वैल्यू भी कम हो चुकी होगी। ठीक है ना? क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है, पैसे की परचेजिंग पावर होती है, उसको कम करती रहती है। अगर आज 5 लाख में कोई चीज खरीदी जा सकती है तो कुछ साल बाद वही चीज ज्यादा महंगी लगेगी। अब मैं आपको बताता हूं, सन 2000 के अंदर, ये वाला मैं एग्जांपल ज्यादातर अपने व्यूअर्स को देता हूं। सन 2000 के अंदर 1 लीटर पेट्रोल आती थी कितने में? 25-26 रुपए में आती थी समथिंग। अब आज कितने में आ रही है? लगभग 100 रुपए के आसपास पेट्रोल आ रही है ना? तो यही कारण है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सिर्फ सेविंग काफी नहीं है। आप जो अगर सेविंग कर रहे हैं ना, तो सेविंग सफिशिएंट नहीं है, सेविंग से हमारा काम नहीं चलने वाला है। आपको ऐसे एसेट चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% चल रही है और आपको मान लीजिए एफडी के अंदर 6% का ब्याज मिल रहा है, आपको 4% की आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, तो एक्चुअल में 2% ही तो पैसा आपका बढ़ रहा है। तो हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जिससे इन्फ्लेशन भी बीट हो, साथ में हमें रिटर्न भी बेहतर मिल जाए। और यहीं पर इक्विटी म्यूचुअल फंड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ठीक है ना? तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की क्षमता दिखाई है, रिटर्न दिए हैं और यहां से अच्छे रिटर्न भी मिले हैं। बट जब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। जो हम एफडी के अंदर जो सेफ्टी की बात करते हैं ना, तो यहां पर रिस्क बढ़ जाता है। और साथियों, जब हम रिस्क लेते हैं ना, तभी हमें कुछ मिलता है, कुछ बेहतरीन मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी फंड खरीद लें। कोई भी फंड आपको बिना सोचे समझे नहीं खरीदना है। सही वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान से एक एक रूल को समझिए। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, यानी कि बिना गोल के इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिना लक्ष्य के इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। या मैं खुद से पूछूं, भैया मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूं? क्योंकि अगर मेरा ये आंसर मिल जाएगा क्यों कर रहा हूं, तो मैं बेहतर तरीके से अच्छे फंड चूज कर सकता हूं, पर्टिकुलर कैटेगरी के फंड चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। क्योंकि बिना गोल के किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर बीच रास्ते में ही टूट जाता है या फिर उसके अंदर नुकसान उठाना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका गोल है कि आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, पैसा तैयार करना है, और आज एजुकेशन कॉस्ट मान लीजिए 25 लाख रुपए की है। आज एजुकेशनल कॉस्ट है 25 लाख की और आपका टाइम होराइजन है 15 साल के लिए।
25 लाख चाहिए आपको आफ्टर 15 ईयर, और टाइम होराइजन कितना है आपका 15 साल का है। तो अगर इन्फ्लेशन लगभग 6% माने, अगर 6% की इन्फ्लेशन चल रही है, तो 15 साल बाद यही खर्च लगभग 60 लाख के आसपास हो जाएगा। यानी कि आप जो 25 लाख की सोच रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि 25 लाख में काम चल जाएगा आपका, बट आफ्टर 15 ईयर 25 लाख में काम नहीं चलेगा। मैं आज सोचूं कि भाई 15 साल बाद ना मेरा बेटा कुछ या बेटी मेरा इंजीनियरिंग करेगी या कुछ और भी जो भी वो करेगा अपने भविष्य के अंदर, तो वहां पर मुझे 25 लाख चाहिए, बट एक्चुअल में 60 लाख चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मेरी जो खर्चे होंगे वो उस समय पे मैनेज करने के लिए मुझे 60 लाख रुपए चाहिए होंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। तो आपका असली गोल क्या है? 25 लाख नहीं है, 60 लाख होना चाहिए। तो हमारा असली गोल क्या होना चाहिए? 60 लाख के, मुझे 60 लाख का फंड तैयार करना है अपने बेटा बेटी के लिए। इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको हर महीने कितनी एसआईपी चाहिए। तो जब आप गोल को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया मुझे 15 साल बाद या 20 साल बाद कितना पैसा चाहिए, आप उसी हिसाब से फिर क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे हर महीना कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। यही होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इसलिए करनी चाहिए, तो पहले गोल डिसाइड होता है, फिर टाइम होराइजन तय होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है कि मुझे कितना हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान भी आपका फोकस बना रहता है, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो हमें फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म मार्केट बने रहना है। क्यों? क्योंकि साथियों, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है टाइम का। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको वहां पे अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जैसे कि अब आज की बात कर लेते हैं, तो पिछले दो साल से आज से पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमें कोई अच्छे रिटर्न मिले नहीं है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल चल रहा है, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमें इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्वालिटी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ ज्यादा मौके मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका होल्डिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का है, तो मार्केट वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और हो सकता है कि 1 साल के अंदर आपका मार्केट अगर गिर जाता है तो आपको भी लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बनी रहिए मार्केट में। तो अगर आपका होराइजन 10 से 15 साल का है, तो टेम्परेरी अप और डाउन की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ना उसका इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। आप लॉन्ग टर्म, आपका टाइम पीरियड इतना है मिनिमम, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के समझने से क्या होता है, थोड़ा इजी तरीके से हम चीजों को समझ लेते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए मंथली एसआईपी करते हैं और एवरेज आपको 12% का आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है जी। तो अगर आप 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कॉर्पस लगभग 1.9 करोड़ तक पहुंच सकता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देता हूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में जितना रिस्क ले सकते हैं, आपको उतने ही उसमें रिटर्न मिल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड, इस तरह से। तो जैसी कैटेगरी, जैसे कि ज्यादा रिस्की वाली कैटेगरी है, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, है ना। तो जो ये रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, 25 साल के अंदर 10,000 रुपये हर महीने आप करते हैं और 12% की यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है लगातार, तो हमारे पास 1.9 करोड़ तक का फंड हमें मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं तो आपका कॉर्पस लगभग आधा रह जाएगा। क्यों? यहां पर यह कि अगर आपने ये 25 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था, अगर आप मात्र 20 साल तक करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो जो ये कॉर्पस आपको दिख रहा है 1.9, आपका आधा ही बन पाता। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है ना, अब यहां पे आप देखेंगे 25 साल में 1.9 हो रहा है, तो 25 या 30 साल कर दीजिए, तो 30 साल में ये कितना हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा। यानी कि कंपाउंडिंग जब लंबे समय का करते हैं ना, तो पैसा 4-5 साल के अंदर डबल होता चला जाता है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर, ठीक है ना। क्योंकि कंपाउंडिंग का असली पावर और इन्वेस्टमेंट के आखिरी वर्षों में दिखाई देता है। जो आखिरी वर्ष होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45, 50, वहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। पहला करोड़ बनाने में समय लगता है, लेकिन जब आपका पैसा बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ तेजी से होने लग जाती है। तो पहले जो छोटा छोटा पैसा होता है ना, उसे ग्रोथ धीरे धीरे होती है। फिर एक बार आपका फंड बनना तैयार हो जाता है, या यूं कहेंगे पहला करोड़ तैयार हो जाता है, फिर आपका पैसा कई गुना बढ़ने लग जाता है फास्ट तरीके से, क्योंकि कंपाउंडिंग अच्छी से वर्क करती है एक लॉन्ग टर्म के अंदर। इसलिए इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे वैल्यूएबल स्किल होती है।
वैल्यूएबल स्किल होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अब रूल 3 की बात कर लेते हैं। हर साल एसआईपी को स्टेप अप कीजिए। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर हर साल बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी एसआईपी मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने ही चल रही थी और उनकी 10 साल हो चुके हैं, वो 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि 10 साल पहले आपकी क्या सैलरी थी, आज आपकी सैलरी दुगनी तिगनी चौगनी हो गई होगी ना, बट आपका इन्वेस्टमेंट वही चल रहा है 5,000 रुपये का। तो आपको हर साल कम से कम 10% का आपको इंक्रीमेंट करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी एसआईपी 1,000 रुपए की जा रही थी, 1,000 रुपए की जा रही थी, तो इसका 10% आप जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए। यानी कि जो आपकी एसआईपी 1,000 की जा रही थी, अगले साल से वो आपकी एसआईपी 1,100 की जानी चाहिए। फिर अगले साल क्या करेंगे, फिर 10% निकाल लेंगे इसका, है ना, और जो भी अमाउंट आएगा उसको 1,100 में जोड़ करके इतनी एसआईपी, यानी हर साल आपको 10% का आपको अपनी एसआईपी के अंदर इंक्रीमेंट करना है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा तो आपका फंड ज्यादा इन्वेस्ट होगा, और जब ज्यादा इन्वेस्ट फंड होगा तो ज्यादा फंड पे आपका वेल्थ भी आपकी अच्छी बनेगी, आपको कंपाउंडिंग का फायदा आपको बेहतरीन मिलेगा, है ना। तो इसलिए इनकम बढ़ती है, सेविंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वेल्थ तेजी से ग्रो होती है। ये फंडा समझ लीजिए। अब चलते हैं, अगर एक फ्लैट एसआईपी आपको क्या कहते हैं, वेल्थ क्रिएट करने में मदद तो करती है। जो फ्लैट यानी कि 1,000 रुपये हर महीने चल रहा है आपका 20 साल तक, नो डाउट आपका फंड बन जाएगा, बट हमारी जब सैलरी बढ़ रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट भी अपना बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सही पोर्टफोलियो बनाएं। तो दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना सफिशिएंट नहीं होता है कि सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सही पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी होता है कि भैया हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, जिससे कि मार्केट में हालात कभी भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, तो लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा गलत नहीं पड़ना चाहिए, हमारी वेल्थ अच्छी बननी चाहिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो फंड पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न देता है वो उसी में पैसा लगा देते हैं। यानी कि वो फंड जो पिछले साल में बस अच्छा परफॉर्म किया है, उसने अच्छे फंड रिटर्न दिए हैं, बट उससे पहले उसने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन पिछले साल अच्छे रिटर्न दिए हैं इसलिए उसी में पैसा लगा देते हैं। नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के घोड़े देखने हैं कि जिन्होंने कंसिस्टेंट तरीके से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, हमें वहां पे पैसा लगाना चाहिए। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर गारंटी नहीं होती है। अगर आपको कभी भी पास्ट में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे बेहतरीन। ये सारा कुछ मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पिछले सालों से अगर इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो आगे भी दे सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। इसलिए पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाना चाहिए, और इसके लिए एक पॉपुलर अप्रोच है, वो क्या है, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो। अब कोर पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर 60 से 70% आपको पैसा कोर में लगाना चाहिए। यह आपके पोर्टफोलियो की एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है। इसमें आप लार्ज कैप फंड रखते हैं, फ्लेक्सी कैप रखते हैं, डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड्स रखते हैं, जैसे ऑप्शंस आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी स्टेबल तरीके से आपको लॉन्ग टर्म में इनसे आपको रिटर्न मिलता है। तो हमारा जो जितना भी पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 60 से 70% पैसा हमारा यहां पर होना चाहिए। सेकंड क्या है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जहां पर आपका 30 से 40% पैसा यहां पे हो सकता है। ये होता है आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है, यानी कि यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। जब रिस्क ज्यादा होता है तो वहां पे पोटेंशियल भी ज्यादा होता है रिटर्न का। तो ये मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, सोलर वाल सेक्टर हो सकता है इस तरह से, या एफएमसीजी हो सकता है, ठीक है ना, या फार्मा हो सकता है। तो जैसे ऑप्शन शामिल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन जरूरी होता है। तो अगर आप यहां पर रिस्क पैसा लगा रहे हैं तो यहां पे क्या रिस्क ज्यादा है, और रिस्क ज्यादा होता है तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वो रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, अब रूल नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल होता है, सारा पैसा एक ही जगह पे मत लगाइए, सारा पैसा किसी एक ही फंड के अंदर या एक ही कैटेगरी के अंदर मत लगाइए, क्योंकि कोई भी असेट हर समय अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। कुछ समय इक्विटी अच्छा करता है, कुछ समय बाद कोई गोल्ड अच्छा करता है, या जिसको हम मेटल्स कह सकते हैं, कुछ में डेट अच्छा बेहतर परफॉर्म देता है। इसलिए पोर्टफोलियो में अलग अलग असेट क्लासेस जरूरी होती है। तो असेट एलोकेशन हमारा बढ़िया होना चाहिए, जिसके अंदर गोल्ड भी हो, इक्विटी भी हो, डेट भी हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और हम बात कर लेते हैं कि एसेट एलोकेशन आप करते हैं
तो आपकी एज क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है, रिस्क होराइजन क्या है, इन सब के हिसाब से आपको क्या करना है, अपना एलोकेशन रेडी रखना है, अपना एलोकेशन तैयार करना है। अगर आपकी एज कम है तो रिटायरमेंट दूर है तो इक्विटी एलोकेशन आप ज्यादा रख सकते हैं। अब ये सारा कुछ खेल होता है, आपकी एज क्या है, आपकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसकी एज 20 से 25 साल की है और वो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि उसके पास समय काफी ज्यादा है, यानी कि वो अपने जीवन के अंदर रिस्क ज्यादा ले सकता है, तो वो इक्विटी पोर्शन ज्यादा रख सकता है। लेकिन जिनकी एज ज्यादा है, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल है, तो वो रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते, तो इसलिए वहां पे इक्विटी का पोर्शन अगर वो रखना मतलब रखेंगे, बट लार्ज कैप और जो इंडेक्स फंड वगैरह होते हैं वहां पे ज्यादा रखेंगे, हाइब्रिड में ज्यादा रखेंगे, डेट में ज्यादा रखेंगे, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे या कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके अंदर। तो ये सारा क्या होता है, हमें अपनी एज के फैक्टर के हिसाब से हमारा गोल क्या है, रिस्क हम कितना ले सकते हैं और कितने समय के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन सारे बेसिस पे इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए ही हमें अपना एलोकेशन करना पड़ता है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब वापस आते हैं कि आज के सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या एक कॉमन इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट कर सकता है? जवाब है इसका, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है। हर चीज के अंदर डिसिप्लिन, देखिए लाइफ में जितना अच्छा डिसिप्लिन होता है इंसान वो उतना ही अच्छा अपने जीवन के अंदर तरक्की करता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाना होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट यानी कम से कम 10-15 साल का, इनकम बढ़ने के साथ में एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, यानी स्टेप अप एसआईपी करनी होगी। अगर ऐसा आप करते हैं, सही पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, सही पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन मेंटेन करना होगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिए कि जब वेल्थ क्रिएशन करी जाती है ना, तो ये कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है या कोई स्पॉन्जी स्कीम नहीं है कि पैसा आज आपने लगाया कल दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसी स्कीमें जो फंस जाते हैं ना उन्हीं के साथ स्कैम हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पेशेंस देना पड़ेगा। यह एक जर्नी है जिसमें छोटे छोटे सही डिसीजन समय के साथ बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर आप इन 5 प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी काफी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी वेल्थ बनाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एसआईपी करते हैं नहीं करते हैं, या आप फाइनेंशियल फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे वेल्थ बनाएं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके बारे में और ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनाएंगे। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट कर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए स्पेसिफिक वही वीडियो लेके आएँ जो आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।